तो बस जल्दी-जल्दी कुछ चैप्टर का और रिवीजन कर लेते हैं। थोड़ा-सा गलती ये हो गया कि आपको वीडियो जाने में लेट थी, उसकी रिकॉर्ड किए थे, उसका साउंड ऑन नहीं था और साउंड रिकॉर्ड नहीं था, इसके लिए बड़ा कल जो हम लोग क्लास किए हैं, कल जो भी क्लास किए हैं हम लोग एक वीडियो में देखे होंगे, तो जो भी हम क्लास किया है उससे रिवीजन कर चुके हैं हम, ठीक है। आज के क्लास में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक और देखेंगे। जैसे पहला चैप्टर चैप्टर जो है निर्देशांक ज्यामिति या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है, यहाँ से टोटल ऑब्जेक्टिव में अगर तुम देखोगे तो 10 से 15 सवाल आते हैं। मतलब ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत आसान भी है। ये चैप्टर बहुत ईजी है, इसमें कोई दो राय नहीं। थोड़ा सा आपको बेसिक समझना पड़ेगा इस चैप्टर का, कि अगर दूरी सूत्र निकालना है तो किन के बीच में दूरी सूत्र निकाला जाता है, कि वो निर्देशांक कहाँ से आता है, ये सब थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। तो बस हम बिना पिछले अभी हम लोग शुरू करते हैं कि एक मिनट, ये होता है लाइन है ये, यहाँ से लेकर के यहाँ तक और एक ऐसे इस लाइन पर से और लाइन, इसको एक्स अक्ष बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? एक्स अक्ष। और इसको बोलते हैं वाई अक्ष, इसको बोला जाता है वाई अक्ष। अब एक चीज समझो कि इधर जो होता है एक्स डैश और इधर को वाले को बोलते हैं वाई डैश। यहाँ पे एक्स का पॉजिटिव, यहाँ पे ऊपर की ओर, इस तरफ ऊपर की ओर, यहाँ ऊपर की ओर वाई का पॉजिटिव नंबर, इस तरह एक्स का नेगेटिव नंबर। यहाँ तो एक्स का पॉजिटिव है इस तरफ, और नीचे की तरफ जो होता है वाई का नेगेटिव नंबर होता है। और बीच वाला जो पॉइंट है ये भी सवाल आता है कि इसको क्या कहते हैं। तो ये होता है आपका मूल बिंदु। इसको बोला जाता है क्या? मूल बिंदु। वही है। और इसका निर्देशांक पहले एक्स का वैल्यू रखते हैं। इसमें एक्स वाई में ये याद रखोगे, पहले जो लिखा जाता है वो एक्स का वैल्यू होता है, बाद में जो लिखते हैं वो वाई का वैल्यू होता है। मूल मूल बिंदु का जो निर्देशांक होता है 0 और 0। यहाँ तक अगर बात समझ में आ गई तो ठीक। एक्स एक्सिस से क्या क्या सवाल आता है, एक्स एक्सिस से क्या पूछेगा? एक्स एक्सिस को क्या कहते हैं? तो इसको बोलते हैं भुज, इसको बोला जाता है भुज। ये भुज कहलाता है। और पूछेगा कि एक्स एक्सिस का ग्राफ क्या होता है, रिप्रेजेंट रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? तो पूरे एक्स एक्सिस पे वाई जीरो होता है, तो इसको एक्स एक्सिस का ग्राफ कहा जाता है। वैसे ही वाई एक्सिस को पढ़ा जाएगा तो इसको बोला जाएगा कोटि। भुज और क्या? कोटि। और ये कोटि हो गया। और इसका जो ग्राफ होता है वो एक्स बराबर जीरो होता है। क्यों होता है एक्स बराबर जीरो? क्योंकि वाई अक्ष पे कहीं भी चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, तो वो पूरा का पूरा पॉइंट क्या होता है? जीरो होता है। एक्स वाला निर्देशांक जीरो होता है। तो अगर आपसे एक सवाल, जैसे इस पर क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, मान लो कि एक सवाल पूछ दे कि -2 और 3 का भुज क्या है। तो भुज किसको बोलते हैं? एक्स एक्स को। तो ये हो गया -2 भुज पूछा, अगर कोटि पूछेगा तो कितना हो गया? 3। ठीक है, ये चीज होता है। यहाँ तक अगर समझ में आ गया तो एग्जैक्ट पॉइंट अब दोबारा रिकॉल कर लेते हैं। कि सबसे पहली बात की जो इसमें नंबर लिखा जाता है वो पहले एक्स का वैल्यू होता है और दूसरा वाई का वैल्यू होता है। मूल बिंदु का भुज और कोटि दोनों कितना होता है? 0 0 होता है। एक्स अक्ष पे कोई लाइन रखेंगे, अगर एक्स अक्ष पे सॉरी कोई बिंदु उठाओगे, कहीं से भी उठाओगे, उसका जो निर्देशांक होगा, मान लो ये बिंदु का निर्देशांक होगा, तो एक तो एक्स होगा, दूसरा क्या होगा? जीरो होगा। हर जगह यहाँ पे y का वैल्यू क्या होता है? जीरो होता है। हर जगह x अक्ष पे y का वैल्यू जीरो होता है। इसीलिए जो ये भुज है इसको हम लोग y बराबर क्या बोलते हैं? जीरो बोलते हैं। और दूसरा y अक्ष जो है, y अक्ष को कोटि बोला जाता है। और y अक्ष किसी भी बिंदु पे तुम चले जाओ तो वो जीरो और क्या होता है? y होता है। ठीक है। अब यहाँ से क्या क्या सवाल आएगा? बहुत सारा क्वेश्चन आता है यहाँ से। तो सारे क्वेश्चन को हम लोग करेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे अच्छे से। ठीक है। इस बार तो टोटल समझ गए। ये जो पहला चीज आपको बताए, इरेज करके हम दोबारा बता रहे हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा। ये लाइन आपका वाई अक्ष, ठीक। और इधर हो गया आपका एक्स अक्ष, ठीक। वाई अक्ष को क्या क्या कहते हैं? वो नीचे जो रहेगा वो वाई डैश कहलाएगा, नीचे जो रहेगा वाई डैश कहलाएगा। और इधर जो रहेगा वो एक्स डैश कहलाएगा। ये पॉइंट ओ कहलाता है, ओरिजिन कहलाता है। इसका निर्देशांक आपको पता है, ठीक। चलो, अब अब जो ये होता है ना, इसको प्रथम चतुर्थांश कहते हैं। प्रथम चतुर्थांश, या इसी को हिंदी में पाद भी बोला जाता है। चतुर्थांश पर फर्स्ट क्वाड्रेंट। और ये आपका सेकंड चतुर्थांश हो जाता है। यहाँ से भी सवाल आता है, ये सब नाइन्थ का है, बेसिक डिस्कस करें जल्दी से। थर्ड चतुर्थांश,
ठीक। और ये आपका फोर्थ हो जाता है, चतुर्थ। ठीक है, अब यहाँ से समझो, ये इधर x का पॉजिटिव है और इधर y का पॉजिटिव। ठीक है, इसके अंदर जो भी नंबर होगा वो होगा आपका क्या, प्लस में, और ये भी एक्स भी प्लस में होगा और वाई भी प्लस में होगा। जैसे कि एग्जांपल में अगर देखना है तो 2 और 2। अब इसमें हम गिनती लिख देते हैं, 1 2 3, 1 2 3। तो इसके सामने का 2 और इसके सामने का 2, ये वाला पॉइंट हमको मिल गया, कौन सा, 2 और 2। पहले चतुर्थांश में प्लस प्लस होता है, दूसरे में देखो एक्स क्या है, निगेटिव, वाई क्या है, पॉजिटिव है। तो पहले एक्स का वैल्यू रखते हैं तो एक्स वाला निगेटिव होगा और वाई वाला क्या होगा। फिर इसमें आओ, थर्ड में देखो, पहले एक्स का वैल्यू रखते हैं तो थर्ड वाले में एक्स का निगेटिव वाला पार्ट आ रहा है, पहले निगेटिव, और फिर इधर वाई का भी निगेटिव है तो थर्ड में निगेटिव निगेटिव हो जाता है। फोर्थ में तुम आओगे तो एक प्लस हो जाएगा और दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा भी क्या होगा, प्लस होगा, प्लस होगा। ठीक, थोड़ा सा यहाँ देख लो, साउंड का इशू कल भी रहता है, आज भी साउंड का लग रहा है होना है। हम्म, तो हम ध्यान से देखते हैं इस चीज को कि इसका निर्देशांक क्या हो गया, प्लस, और फिर क्या हो गया, प्लस। अब कोई कोई ऐसा पॉइंट हो, कोई ऐसा पॉइंट हो जो एक्स एक्सिस पे, जैसे यहाँ पे है, तो ये जो वाला जो पॉइंट होगा ना, यहाँ पे एक्स का वैल्यू माइनस में होगा और वाई का वैल्यू जो होगा वो जीरो होगा। कोई पॉइंट यहाँ पे हो, अगर मान लेते हैं कोई पॉइंट यहाँ पे है, इसमें जो होगा एक्स का वैल्यू प्लस में होगा और क्या होगा, जीरो होगा। ओवरऑल इस पूरे लाइन पे एक्स एक्सिस पे वाई का वैल्यू क्या होता है, जीरो होता है, वाई का वैल्यू क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है, तो ये समझ गए। इस वाले पॉइंट पे इसका अगर कोई निर्देशांक पूछेगा तो ये जीरो होगा और वाई यहाँ पे प्लस में होगा। नीचे कहीं पूछ दिया, एक्स का वैल्यू इस लाइन पे जीरो है और वाई का वैल्यू यहाँ पे क्या होगा, माइनस में होगा, पूरे लाइन पे। तो आपको समझ में आ गया कि कौन सा पॉइंट कहाँ रहता है। इसके बाद एक छोटा सा सवाल ये आता है कि क्यों पढ़ते हैं? तो पढ़ने का मतलब क्या है, तो किसी भी चीज का पोजीशन, अगर आप किसी चीज का पोजीशन जानना चाहते हो तो आसानी से हम लोग 2D में पोजीशन पता किया जाता है इससे। दो बिंदुओं के बीच की दूरी, और उसमें 3 फॉर्मूला आता है, समझते हैं। हम्म, अगर एक पॉइंट यहाँ पे दे देता है 3 और 4 और बोल देगा कि इस बिंदु का वाई अक्ष से दूरी बताओ, एक्स अक्ष से दूरी ये है और वाई अक्ष से दूरी ये है। तो यहाँ से यहाँ तक का जो लंबाई है वो तो एक्स की लंबाई है, नीचे से देखो, नीचे वाले से ये लंबाई के बराबर, और ये लंबाई जो होता है ये होता है वाई अक्ष पे। तो भुज और कोटि में, ये भुज हो गया तुम्हारा पहला और ये हो गया आपका कोटि। इसी भुज कोटि को क्या बोला जाता है, एक्स और वाई। इसमें देख लो y का वैल्यू यहाँ पे कितना आ रहा है, y का वैल्यू, y बराबर क्या आ जाएगा, y बराबर क्या आएगा, ये आपका 4 आएगा। ठीक है, और x बराबर ये क्या आएगा, नहीं उल्टा बोल दिए हैं, चलो कोई ना, उतना ध्यान नहीं। x का वैल्यू क्या आता है, 3 आता है। अगर ये बिंदु कोई a है, a का पूछेगा कि x अक्ष से दूरी कितनी है, तो x अक्ष से दूरी ये वाला, x अक्ष से दूरी कौन सा, ये वाला। ठीक है, ये कितना है, 4। और y अक्ष से कोई दूरी पूछेगा तो ये। ठीक है, सॉरी कॉल आ रहा है ना। हेलो। तो हम इस चीज को समझ लिया है, यहाँ पे आने के भुज और कोटि से दूरी कितनी होती है। अब एक दो सवाल तुम लोग देखें, ये पूरा। हम्म, ये क्वेश्चन अगर देखना है आपको, एक चीज में तो ये देख लीजिए, यहाँ पे आइए, यहाँ पे जो है ये 51 नंबर 50, ये 2025 का सवाल है, इसीलिए तुमको दिखा रहे हैं, 2025 में पूछा गया क्वेश्चन है। अब जैसे आप क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, क्वेश्चन नंबर 49। ठीक है, पढ़ लेना अपने ये से 49। इसमें कह रहा है कि 7 और 12 का वाई अक्ष से दूरी, किससे पूछ रहा है, वाई अक्ष से। पहली बात कि 7 और 12 किस क्वाड्रेंट में होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यहाँ 7 होगा, यहाँ पे क्या होगा, 12। तो अगर मान लो ये बिंदु है, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी वो 7 होगा और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी वो 12 होगा, क्योंकि ये पॉइंट 12 है, ये 12 हो गया और ये पॉइंट क्या है, 7 है, तभी तो
7 और 12 यहाँ पे मिला, पहले भुज होता है फिर क्या होता है, कोटि होता है। अब इस पॉइंट को आप समझिए, इस पॉइंट को आप यहाँ से यहाँ तक समझिएगा। ये जो पॉइंट हो गया वो क्या हो गया, इसमें से y अक्ष से दूरी पूछ रहा है, y अक्ष से दूरी, तो y अक्ष, ये y अक्ष से दूरी इसकी कितनी हो जाएगी, कहाँ गया क्वेश्चन 49, ये रहा। अगर यही सवाल पूछ देता है, सेम क्वेश्चन पूछ देता है x अक्ष से दूरी, तब इसकी आंसर, तब इसका आंसर क्या हो जाएगा 12। फिर जस्ट नीचे वाला देखो, 7 10 किस कोटि का है, 7 10 की कोटि क्या है, कोटि पूछ रहा है, भुज नहीं पूछ रहा है, कोटि, तो कोटि कितना होगा 10। 1 और 5 किस पाद में स्थित है, तो दोनों प्लस में है तो ये प्रथम में स्थित होगा। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा तृतीय चतुर्थांश में है, कहीं देखो वर्ड पे ध्यान देना, तो कहीं क्वाड्रेंट को क्या बोल रहा है चतुर्थांश, कहीं पे पाद। पहले का होता है प्लस प्लस, दूसरे का होता है माइनस प्लस, तीसरे का होता है माइनस माइनस, और चौथे का जो होता है वो प्लस माइनस। चौथे का क्या होता है, प्लस और, ध्यान से इस चीज को समझ लो। तो ये तो रहा। इसके बाद देखिएगा यहाँ पे, निम्नलिखित में कौन सा बिंदु x बराबर 5 के लेखा चित्र पर है, तो ये सवाल जो है ये कौन सा बिंदु x बराबर 5 के लेखा चित्र पर है, तो x बराबर 5 यहाँ कहीं भी होगा, x बराबर 5, यहाँ से फिर खींच देंगे लाइन, लाइन खींच देंगे। अब इसमें जो जो चार ऑप्शन दिया है, 5 0, 5 0 यहाँ पे रहेगा, दूसरा 5 और 2, 5 यहाँ पे है, x का ये 2 यहाँ पे रहेगा, 2 इधर से आ गया कहीं पे, तो 5 और 2, जहाँ जहाँ 5 मिलेगा एक्स पे वो उसी लाइन पे रहेगा, और तीसरा क्या है, 5 और 3 इसके जस्ट ऊपर रहेगा, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, इनमें से सभी। वैसे ही क्वेश्चन है 46 है, 45, मतलब एक एक मिनट देखोगे ये सवाल बन जाएगा, होप ये समझ में आ गई होगा। तो बेसिक में हम लोग को इतना ही जानना था, और बेसिक में हम लोग को जो जानना था इतना ही काफ़ी है था ना। और बाकी आप पढ़े हो तो थोड़ा बहुत याद आ गया। ये क्लास का मतलब ये नहीं है कि आपको पूरे, जो आप क्लास किए हुए हो तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आए, नहीं किए हुए तो भी समझ ही जाओगे अगर थोड़ा सा ध्यान दिए तो। और अभी तो ध्यान दोगी ही, क्योंकि एक दो परसों ही एग्जाम है मैथ्स का, 3 दिन के अंदर। चलिए अब फॉर्मूले करते हैं, प्योर क्लास 10 का जो थ्योरी है उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला आता है एक दूरी सूत्र, पहले एक नंबर आएगा दूरी सूत्र। दूरी सूत्र क्या होता है, दो बिंदुओं के बीच का दूरी निकालना, दूरी सूत्र। हम काम करते हैं, यहाँ से लिखना शुरू करते हैं। तो दूरी सूत्र का जो फॉर्मूला होता है, दूरी सूत्र डिस्टेंस फॉर्मूला, इजी फॉर्मूला होता है, रूप अंडर, रूप अंडर टू माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। किसी भी दो बिंदु को दे देगा, कहेगा कि इनके बीच का दूरी ज्ञात करें, कोई भी दो बिंदु दे देगा, बोलेगा कि इनके बीच का दूरी ज्ञात करें। तो कोई सा भी सवाल दे सकता है आदमी। 2024 का भी कुछ क्वेश्चन, 25 का तो कई सारा क्वेश्चन बना दिया, तो 24 का क्वेश्चन देखा जाए। 2024 का कोई क्वेश्चन इसमें से मिल सकता है आपको दूरी सूत्र से रिलेटेड, आसान क्वेश्चन है, दूरी सूत्र से आ ही जाता है, एक दो सवाल, अगर नहीं आता है तो फॉर्मूला बस याद रखोगे। बस, और यहाँ देखिए 2024 का एक सवाल दिख रहा है, 38 नंबर क्वेश्चन पे देखोगे तो 2024 का एक क्वेश्चन है, इसके इसके बीच में दूरी पूछ रहा है, कॉस थीटा साइन थीटा से बात नहीं। अब देखो यहाँ पे दो पॉइंट है, एक पॉइंट है 5 cos थीटा, और दूसरा क्या है 0। आप इसको x1 मान लोगे, इसको y1 मान लोगे, और फिर दूसरा जो पॉइंट है वो पॉइंट है आपका 0 और 5 sin थीटा। तो आप ध्यान से देखो, इसको आप x2 मान लोगे, इसको y2 मान लोगे, फिर फॉर्मूला पे रखोगे, x2 को x1 से घटाना है तो 0 - 5 cos थीटा का क्या करना है, स्क्वायर कर देना है, और प्लस का निशान बीच में आता है, y2 - y1 कर देना है, 5 sin थीटा माइनस 0 का स्क्वायर कर देंगे, 5 का 0 से होगा तो -5 हो जाएगा, तो 25 cos स्क्वायर थीटा प्लस 25 cos स्क्वायर थीटा प्लस 25 sin स्क्वायर थीटा। अब 25 को तुम दोनों में से कॉमन ले सकते हो, ये रूट के अंदर है, तो दोनों में से 25 कॉमन हो जाएगा, तो ये कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 हो जाएगा, और रूट अंडर 25 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो आंसर में कहीं देखोगे तो 5 दिख जाएगा। इस टाइप का एक क्वेश्चन तुम यहाँ 53 नंबर क्वेश्चन देखोगे, सेम इसी टाइप का क्वेश्चन ये 2025 में पूछा है, तो इस तरह के क्वेश्चन की तैयार रहिएगा। तो ये दूरी सूत्र खत्म हुआ।
दूरी सूत्र के बाद आपको मूल बिंदु, एक सवाल सिंपल सा क्वेश्चन आता है कि मूल बिंदु से दूरी क्या होता है। तो मूल बिंदु से दूरी का बहुत सिंपल सा याद रखोगे लोग, बहुत एक लाइन का एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये मूल बिंदु से दूरी होता है। मान लो कि एक बिंदु दे दिया है 0 0 और दूसरा बिंदु दिया हुआ है 1 2, तो ये तो 0 0 वाला मूल बिंदु से 1 2 के ये वो मान लो, ये वो एक ही लंबाई क्या होगी, तो रूट में मिल करके 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्योंकि एक्स में फिर इस फॉर्मूला पे रखोगे तो ये फॉर्मूला बन जाना है। तो आपका 1 जोड़ 4 रूट अंडर 4 होगा। ठीक। होप कि ये समझ में आ गया होगा दूरी सूत्र। इससे सवाल रहेगा सम दूरस्थ वाला क्वेश्चन जो इससे आता है, वो शॉर्ट क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव सम में आता है। इसके बाद एक टॉपिक आपको मिलेगा कि एक टॉपिक ऐसा मिलेगा आपको, कि देखते हैं अगला टॉपिक है। अगला टॉपिक आपका जो है वो ये है। क्या बता दें पहले आपको, अनुपात वाला बता देते हैं चलो। विभाजन सूत्र, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, इसको कोई पॉइंट ओ जो है या सी, एक पॉइंट सी है जो इसको विभाजित कर रहा है। किस रेशियो में विभाजित कर रहा है, इसको मान लो m1 और इसको मान लो m2। इस भाग में ये लंबाई है, इसको दो भागों में डिवाइड, इसको x2 y2 निर्देशांक मान लेते हैं। ये जो बीच वाला है इसको एक्स वाई मान लोगे, और जो शुरू वाला है वो x1 और y1 रहेगा। अब यहाँ पे समझो तुम, जो ये विभाजन सूत्र है, विभाजन सूत्र, ये मेरे विभाजन सूत्र बहुत आसान है, बहुत ही ज्यादा इजी। आप पहले ये सोचो कि m1 x2 करना है, लिख देते हैं फॉर्मूला पे। ये लिखना क्या है, यहाँ साइड में आपको मिल जाएगा, देखो यहाँ पे अंतर विभाजन, ये रहा। लिखने से ज्यादा टाइम लगेगा, यहाँ देखो m2 x2 m2 x1 प्लस m1 प्लस m2, और मूल बिंदु का निर्देशांक ये होता है। ठीक। उसके बाद त्रिभुज का केंद्रक होता है, इसके लिए ये। तो डायरेक्ट आप लोग, ये सब बहुत इजी टॉपिक है, यहाँ से फॉर्मूला देखिए। तो ये तो हम क्लास में डिस्कस नहीं किए हैं, ये वाला डिस्कस हुआ है, तो इसको एक बार देख लोगे। ये जो जहाँ पे हम मार्क कर रहे हैं रेड रेड के अंदर कर देते हैं, इसको हम क्लास में डिस्कस नहीं कर पाते। हाँ, लेकिन ये डिस्कस हुआ था, ये डिस्कस हुआ था, ये डिस्कस हुआ था, कॉपी से दिखलाना सब। और तीसरा इसका जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला बता ही देते हैं। यहाँ से आप 10 नंबर का ऑब्जेक्टिव जो आएगा ना बाबू, ये प्लस पॉइंट हो आपके लिए, बहुत मतलब बहुत बढ़िया है। प्लस पॉइंट एकदम जरूरी है आपको ये टॉपिक करके जाना, मतलब देख रहे हैं। अब एक चीज आता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज क्षेत्रफल से दो सवाल आता है, एक तो डायरेक्ट पूछ देगा त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो ये बहुत अच्छे से समझाया था आपको, अभी भी समझा देते हैं। ये थोड़ा बड़ा फॉर्मूला होता है, यहाँ पे आप x3/3। इसमें से पहले तो ये त्रिभुज का क्षेत्रफल जो आएगा वो सिंपल आता है 1/2 आधार गुने ऊंचाई। तो आधार गुने ऊंचाई की जगह पे यहाँ पे क्या होता है, x1। जब यहाँ पे x1 रहेगा तो इसके अंदर y1 नहीं रहेगा, मतलब y2 माइनस y3 हो जाएगा। और यहाँ पे x2 रहेगा तो इसके अंदर y2 नहीं होगा, ये y3 माइनस y1 हो जाएगा। और प्लस एक पैटर्न से याद रखोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, x3 रहेगा तो इसके अंदर y3 नहीं होगा, ये y1 माइनस y2 हो जाएगा। इससे ये आपका हुआ त्रिभुज का क्षेत्रफल। यहाँ पे इसका इसका कुछ कुछ वैल्यू, जैसे 2 3 दे दिया, या -2 और 4 दे दिया। यहाँ पे आपको दे देगा 6 और 9, 6 -6 और 9, और पूछेगा कि इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो यहाँ पे जहाँ जहाँ x1 है, x1 की जगह पे 2 है, इसके जगह पे 3 है, x3 की जगह पे -2 है, y3 फॉर्मूले में पुट करोगे आंसर आएगा। यहाँ से एक क्वेश्चन आता है संरेख का, कि 3 बिंदु दे दिया, सिद्ध करें कि संरेख है। तो जब भी संरेख होगा तो तीनों बिंदु जो होगा एक लाइन में होगा। जब एक लाइन में होगा तो त्रिभुज त्रिभुज बनेगा नहीं। 3 बिंदु को एक लाइन में रख दो तो उससे त्रिभुज नहीं बन पाएगा, तो बना ही नहीं। तो जब त्रिभुज नहीं बनेगा तो इसका मतलब त्रिभुज बन ही नहीं रहा है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाता है, 0। तो जब संरेख रहेगा तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 रख के उसको बनाते हैं। ठीक। हाँ, इसका क्वेश्चन देख लोगे सब, अगर कोई सवाल नहीं बन रहा है तो हमको मैसेज करना है, बता देंगे हम। ठीक है। अब चलें, इसके बाद तो कोई टॉपिक है नहीं इसमें। यहाँ से अगर हम तुमको बोले तो ये वाला पॉइंट देख करके जाना, तो ये त्रिभुज के अंतर है। उसके बाद जो जो बात पढ़ाया है वो आपको एकदम यहाँ पे लिखा हुआ मिल जाएगा। किसी किसी बिंदु का निरीक्षण क्या होता है, एक्स वाई पहले ही लाइन भुज कहते हैं, और वाई को कोटि कहते हैं।
वाई को कोटि कहते हैं, दूरी यहाँ पे वो दूरी वाला जो बताया था वो एक्स एक्सिस का समीकरण, एक्स एक्स का समीकरण वाई बराबर जीरो, वाई एक्स का समीकरण एक्स बराबर जीरो, एक्स अक्ष पे एक्स जीरो इतना। हम एक्स और वाई का कटान बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं, मूल बिंदु का निरीक्षण इतना होता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट जो अभी समझा उसमें होता है एक्स बराबर 5। हाँ, एक्स बराबर 5 अगर आ जाए तो ये किसके समांतर होगा? तो देख ले बाबू, एक्स बराबर 5 यहाँ पे आए तो ये किसके समांतर होगा? ये वाई एक्स के समांतर होगा। अगर वाई बराबर 5 आ जाएगा तो वो किसके समांतर होगा? एक्स अक्ष के समांतर होगा। तो ये तो मतलब क्लास किए हो, थोड़ा सा सिंसियर रहे हो तो ये सब सवाल ये सारे बच्चे बनाते हैं, तुम ही नहीं हो। तुम ये सब छोड़ना मत, ये सब क्वेश्चन रहता है जो आपको एज दिला देता है आसानी से। यहाँ पे देख लीजिए थोड़ा सा क्वेश्चन आपको। यहाँ पे के का मान ज्ञात करना है त्रिभुज के क्षेत्रफल। के का मान ज्ञात किया, तीन बिंदु इतना का संरेख है। तो ये जो क्वेश्चन है आपका के का मान ज्ञात करने वाला, तो तीन बिंदु का संरेख ये वाला फॉर्मूला रख लोगे। हाफ एक्स वन वाई टू माइनस वाई थ्री प्लस एक्स टू वाई थ्री माइनस वाई वन प्लस एक्स थ्री वाई वन माइनस वाई टू। जब यहाँ तक आप रख ले रहे हो, यहाँ तक आप रख लेते, इसके बाद आप बराबर में क्या कर लोगे? जीरो। ठीक है। अब आप देखो, यहाँ पे एक्स वन वाई वन बराबर आपका 8 और 1 है, एक्स टू और वाई टू बराबर आपका के और माइनस 4 है, और फिर उसके बाद आपका एक्स थ्री और वाई थ्री जो है आपका 2 और माइनस 5 है। तो वैल्यू इसमें पुट करते हैं, एक्स वन की जगह पे 8 रखते हैं, वाई वन की जगह पे एक्स टू की जगह पे आप के रख दोगे, फिर बराबर में जीरो करोगे, सॉल्व करोगे, ये के बराबर समथिंग आंसर आ जाना है। ठीक, ऐसे करके इसको बना सकते हैं। लेट मी चेक, एक बार चेक कर लेने दो हमको कि साउंड रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं। ये तो पूरा 1.5 घंटे का वीडियो का साउंड रिकॉर्ड ही नहीं हुआ है। तो अब अगला टॉपिक, अगला चैप्टर जो है, इसमें बहुत डर लगता है बच्चों को, लेकिन है कुछ नहीं। त्रिभुज, त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति में पहला चीज क्या होता है? साइन। देखिए यहाँ पे यही फॉर्मूला ही डिस्कस करते चले जाते हैं। ये कर एक त्रिभुज है और उसमें एक कोण 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने एच होता है। अगर ये थीटा मानते हैं तो थीटा के सामने पी होता है, और जो बच जाएगा वो बी होगा। इसी के जस्ट नीचे एक और चीज समझ लो, 90 डिग्री के सामने हमेशा एच होता है। तब एच बोलते हैं कर्ण को, हाइपोटेन्यूज, ये कर्ण हो गया। अगर थीटा ये रहा, इसको मानेंगे हम पी, और जो बच जाएगा वो क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा। ये बस इतना समझ, थीटा के सामने पी होता है, 90 डिग्री के सामने थीटा के सामने पी होता है, और 90 डिग्री के सामने एच होता है। ठीक है, वो वही चीज है। अब यहाँ पे साइन थीटा, ये फंक्शन है कॉस थीटा, टेन थीटा। ठीक है, इस वाले त्रिभुज से रिलेट करके बता देते हैं किस कहीं भी। तो साइन थीटा जो होता है पी बटा एच होता है, कॉस थीटा बी बटा एच, टेन थीटा इतना 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 इतना, ये सब समझ जाइएगा आप लोग। साइन का जस्ट अपोजिट होता है कॉसेक। अगर पी बटा एच है तो ये एच बटा पी हो जाता है। कॉसेक, कॉस का सेक होता है बी बटा एच और एच बटा बी। टेन का जो होता है पी बटा बी और बी बटा बी। टेन थीटा साइन थीटा बटा कॉस थीटा, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ये दोनों बार क्यों लिख दिया भाई? यहाँ पे अगर आप कॉट का फॉर्मूला बनाओगे तो कॉट थीटा बराबर हो जाता है कॉस थीटा बटा साइन थीटा, कॉस थीटा बटा साइन थीटा। साइन थीटा बराबर हो जाता है 1/cosec थीटा, 1/cosec थीटा। फिर cosec थीटा बराबर हो जाता है 1/sin थीटा। ये सब फॉर्मूला बहुत जरूरी है। cos थीटा बराबर होता है 1/sec थीटा, और sec थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा। tan थीटा, tan थीटा का ये फॉर्मूला आप देख ही चुके हैं, ये वाला। उसके बाद ये cot का फॉर्मूला हो गया, लेकिन tan बराबर tan थीटा बराबर 1/cot थीटा होता है, और cot थीटा बराबर 1/tan थीटा होता है। ये सब मिलेगा आपको। अब उसके बाद अगर ये, अगर सब आपको समझ में कुछ आ गया हो तो थोड़ा सा देखिएगा। हाँ, यहाँ पे आप ये चीज को समझो कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा क्या होता है? कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा क्या होता है? देखो, साइन थीटा को साइन थीटा ही रहने दो, कॉसेक थीटा को साइन में चेंज करोगे तो 1/sin थीटा हो जाएगा। साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल आउट हो गया, तो कितने के बराबर हो गया? तो मतलब ये फॉर्मूला कितने के बराबर हो गया? 1। वैसे ही आपको कॉस सेक का भी 1 होता है, साइन के ये भी बता चुके हैं, कॉसेक भी बता चुके हैं। ये हो गया, यहाँ पे साइन इंटू वही चीज़ें दिया हुआ है, ऐसे दे। अब इसके बाद अगर आप लोग को थोड़ा बहुत याद होगा, शायद याद हो, तो आप बता सकते हो कि कुछ फॉर्मूले और देखने होंगे हम लोगों को।
ठीक है। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, लेकिन समझते हुए चलिए तो सब चीज। ये बहुत फायदा करेगा तुम लोगों को, एकदम फायदा करेगा। तीन फॉर्मूला है। एक है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर वन। ठीक है। और एक है आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर वन। एक और है, इसके नीचे बच गया, फॉर्मूला है आपका, और वो है सेक हो गया ना, तो कॉसेक थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर। इनसे साइन थीटा से कई फॉर्मूले ये इसी से तुम सोचो ना, साइन को बराबर के इधर रखो तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस को इधर रखोगे तो हो जाएगा वन माइनस साइन थीटा, जो कि यहाँ दिया हुआ है, ध्यान से देखो। ये फॉर्मूला, ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला, इन तीन तीन फॉर्मूला से जितना पॉसिबल फॉर्मूला बनता है वहाँ लिखा हुआ है। ठीक। तो हमारे पास ये नोट्स है, तो उससे देख करके तुम अच्छे से समझ लेते, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये तीनों। बस ऊपर वाला याद रखना। अब जैसे तुमसे पूछ दे इसी फॉर्मूले में कि कॉट स्क्वायर थीटा, ये नीचे वाला देखो, ये जहाँ पे मुख में आ रहा है, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, ये सीधा हो जाएगा। कॉट स्क्वायर थीटा यहाँ पे ऐसे ही रहने दो तो माइनस कॉस स्क्वायर थीटा रहेगा। ये हो जाएगा तुम्हारा, क्या देखो पूरा एकदम डिटेल बता, ये कॉसेक स्क्वायर थीटा जब बराबर के उधर जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा। फिर इस माइनस को इधर तुम भेजोगे तो ये प्लस वाला माइनस हो जाएगा, माइनस वाला प्लस, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन कॉट स्क्वायर थीटा वन। इस तरह से ये चैप्टर का इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है। इसका सवाल आप लोग बनाओगे, आज ही बनाओगे। इसमें से समझ नहीं सकता, हमको लगता है कि सबसे ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहीं से आता है, क्योंकि पूछने के लिए बहुत कुछ है, इसलिए बहुत है। ये सब साइड साइड में जो क्वेश्चन दिया हो ना, तो उसमें ज्यादातर 2025 का ही है। अब एक एक क्वेश्चन डिस्कस नहीं करेंगे, ये आसान टॉपिक है आपका। चलिए, साइन 90 माइनस थीटा कॉस, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा, ये उसके बाद वैल्यू, वैल्यू से आपका चार पांच क्वेश्चन रहता है। साइन 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। ठीक है। तो साइन का वैल्यू क्या क्या होता है, साइन 0 0 होता है। साइन 30 का अगर वैल्यू आप पता करोगे तो क्या होगा आपके पास, वन बाई टू, वन बाई रूट टू, रूट थ्री बाई टू, और ये यहाँ पे होता है वन। इसका ट्रिक व्रिक होता है याद करने का, लेकिन अब जो टाइम चला गया, आप ध्यान से बस एक बार जो टेबल एनसीईआरटी बुक में बना हुआ है उसको देख लोगे। बाकी यहाँ पे कुछ का वैल्यू तो दिया ही हुआ है, साइन जीरो का एक बार में सब जीरो का यहाँ पे दे दिया हुआ है, जो होगा जीरो क्या होता है। फिर 30 का दिया हुआ है, फिर 45 का नीचे दिया हुआ है 45, फिर 60 का, जो आप अपने कॉपी को भी देखोगे, कॉपी में जैसे आप लिखे हो वो ज्यादा 90 का, और 90 के साथ साथ यहाँ पे 120 का भी दे दिया हुआ है। तो यहाँ से क्वेश्चन जरूर रहेगा आपको। अब त्रिकोणमिति किसका अध्ययन करते हैं, त्रिभुज का अध्ययन करते हैं। ये वन लाइनर जो है एक एक नंबर का, कर्ण के सामने समकोण होता है, थीटा के सामने साइन थीटा। हाँ, थीटा का मान बढ़ेगा तो साइन थीटा का मान बढ़ता है। देखो किसका किसका मान नहीं बढ़ता है वो समझ लो। तो कॉस थीटा, कॉसेक थीटा और कॉट थीटा, जो तीन है ना, कॉट थीटा, इन तीनों का मान थीटा का मान बढ़ने से नहीं बढ़ता है। एग्जांपल देखें, कॉस 0 और कॉस 45, कॉस 30, 60 और 90 का वैल्यू रखेंगे, तो कॉस 0 का जो वैल्यू होता है वो होता है वन, और कॉस 90 का जो वैल्यू होता है जीरो। तो जीरो से कहाँ चला गया है, वन से कहाँ चला गया, जीरो पे। कॉस का भी वही हाल, कम होता है वैल्यू। तो ये याद रखिए, जितना सी से शुरू होता है इसका थीटा का मान बढ़ने पे वैल्यू क्या होता है, कम होता है। अब इसके बाद हम लोग, मैं क्या लाइन और देख लेते हैं, कहाँ कहाँ बराबर, तो 45 डिग्री पे सब बराबर होता है, पढ़ लोगे तो ये जो दिया हुआ है आपके पास है। अब देखिए, देखिए त्रिकोणमिति का, यहाँ से सारे लोग एक दो सवाल यहाँ से देखते हैं, क्या बोलोगे सर, एक क्वेश्चन में बता रहे हैं इधर से, सेक्स मिनट का वैल्यू क्या होता है। मान लो तुमको सेक्स 60 का वैल्यू नहीं पता है, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं। कॉस 60 का वैल्यू पता है, कॉस 60 का भी वैल्यू नहीं पता है, तो कम से कम आपको साइन 60 का वैल्यू पता होना है, साइन 30 का वैल्यू पता होना चाहिए। साइन का वैल्यू सब याद कर लेना, तो साइन 30 का वैल्यू होता है कितना, वन बाई टू। कॉस 60 का भी वैल्यू कितना होगा, वन बाई टू। और कॉस थीटा बराबर होता है वन बाई सेक थीटा, वन बाई क्या होता है, सेक थीटा। कॉस 60 अगर है तो इसका मतलब वो हो जाएगा वन बाई सेक 60। एक उल्टा बता दिए हम। हाँ, एक मिनट, एक। हम्म
सेक थीटा बराबर क्या होता है? सेक थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा। 1/cos थीटा। तो 1/cos थीटा को आप क्या लिखोगे? 1 बाई, सवाल में 60 दिए हुआ है, सेक 60। सेक 60 को हम 1/cos 60 लिख सकते हैं। cos 60 का वैल्यू 1/1/2 हो जाएगा। तो दो कहाँ चला जाएगा? ऊपर। तो cos 60 का वैल्यू क्या मिल गया? 2। यहाँ इतना दिमाग। साइन स्क्वायर 30 डिग्री, साइन स्क्वायर 60 डिग्री, दोनों का वैल्यू रख के स्क्वायर कर दो। 1/2 का स्क्वायर कर दीजिए 30 का, 72 नंबर सवाल में। और फिर 1/2 का स्क्वायर कर दीजिए, दोनों कट करके क्या हो जाना है? 0 हो जाना है। अल्फा का वैल्यू 60 दे दिया है, बीटा का वैल्यू 30 दे दिया हुआ है, तो यहाँ पे अल्फा की जगह पे 60 रख दो। और बीटा की जगह पे कितना रख दो? 30। 60 में से 30 जाएगा, क्या बचेगा? 30। साइन 30 का वैल्यू, थीटा का वैल्यू 45 डिग्री दिया हुआ है। टेन थीटा कॉस थीटा। टेन 45 जोड़ कॉट 45, दोनों का वैल्यू एक होता है, दोनों जोड़ दीजिएगा। यहाँ पे ए का वैल्यू 60 दी हुआ है, तो 2 tan A 1/tan²। ये 2025 में देख लो कितना सारा क्वेश्चन आया, बस हम दिखाने के लिए यहाँ पे लगाए हुए हैं। 2025 का क्वेश्चन है ये सब, एकदम इजी। तो समझ में आ गया होगा कि ये सब टॉपिक को कैसे डील करना है। चलिए, जो भी सवाल आएगा आप बनाओगे, और अच्छे से बनाओगे। ये सारा क्वेश्चन देख लो, इसके बाद हमसे इसमें से 2025-26 में जो भी डाउट उठ आ रहा है वो हमसे पूछ लेना था मैसेज करके। बस। त्रिकोणमिति का कुछ अनुप्रयोग है। त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग समझ लो। हाइट एंड डिस्टेंस, पूरे हमको लगता है बिहार में सारे बच्चे बोलते हैं कि हाइट एंड डिस्टेंस मुश्किल चैप्टर है मुश्किल चैप्टर। 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, लेकिन कभी कभी यहाँ से आपको 1 मार्क्स, मतलब ऑब्जेक्टिव और शॉर्ट क्वेश्चन भी देखने के लिए मिल जाता है। ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि ये पढ़ने के लायक ही नहीं है चैप्टर, बहुत बढ़िया है, आसान भी है। पहले इसका मेन चीज, आप थ्योरी नहीं समझते हो। थ्योरी में क्या आता है? दो चीज आता है कि देखो, अगर आप कहीं खड़े हो, ये आपका आंख, मान लो इस पॉइंट पे आपका आंख है, ये आपको, आप कहीं खड़े हो तो ये जो आपके आंख, जब एकदम सीधा खड़े होकर देखते हो तो आंख से जो एक सीधा लाइन जा रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं दृष्टि रेखा। इसको क्या बोलते हैं? दृष्टि रेखा। और जब किसी चीज को तुम अपने हाइट से ऊपर देखोगे तो तुम अपने आंख को ऊपर करोगे, ऊपर की ओर देखोगे। मान लो कि यहाँ पे कोई बड़ा पेड़ था, तो पेड़ का टॉप देख रहे हो, बड़े बिल्डिंग का टॉप देख रहे हो, ये मीनार का टॉप देख रहे हो। या किसी चीज को नीचे देखोगे, पेड़ का जड़ देखोगे, तो इस पॉइंट, अब यहाँ से जो ऊपर की ओर जो देखता है ना आदमी, दृष्टि रेखा से ऊपर की ओर जब तुम देखते हो तो ये एक कोण बनता है, जिसको उन्नयन कोण कहते हैं। उन्नयन कोण। ठीक है। और नीचे की ओर जब देखते हैं तो इसको अवनमन कोण कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? अवनमन कोण। बस इसी का खेल है, कब उन्नयन कोण बन रहा है, कब अवनमन कोण बन रहा है। और बाकी त्रिकोणमिति का यूज करके जो भी है वो लेख करके कर लेते हैं। इससे से हम सीधा डायरेक्ट एक क्वेश्चन ही ले लेते हैं। हाइट एंड डिस्टेंस से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2025 में आया है कि नहीं आया है, वही आया हुआ। तुम लोग ज्यादा नहीं, दो, एक दो सवाल का, एक दो साल का ही क्वेश्चन देखना सब। बहुत लेके पढ़ने मत बैठ जाना, पॉसिबल ही नहीं। देखिए, एक 20 नंबर सवाल, ये यहाँ, यहाँ जो है 20 नंबर क्वेश्चन, इसको देखना है। ये एक मीनार के शीर्ष पर उन्नयन कोण, एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण, पाद से, पाद बोलते हैं जड़ को। ठीक है। जड़ से एक मीनार बनाना पड़ेगा। हम्म, इसको हम एक मीनार मान लेते हैं, ये सीधा। हाँ, एक मीनार हो गया। ठीक। इसके जड़ से, जड़ बोले तो ये, जड़ से 15 मीटर की दूरी पे है। ये कितना मीटर की दूरी है? 15 मीटर। और उन उन्नयन कोण दे दिया हुआ कितने डिग्री का? 60 डिग्री का। ये टॉप पे जो देख रहा है, ये तुम्हारा आंख हो गया, ये यहाँ से तुम देख रहे हो तो कितने डिग्री का कोण बना रहे हो? 60। तो क्या पूछ रहा है? मीनार क्यों चाहिए, ये पूछ रहा है। तो तुम एक चीज समझो, थीटा के सामने क्या होता है? पी। और 90 डिग्री तो ये हो गया, तो 90 डिग्री के सामने क्या हो जाता है? एच। आपको एक चीज दिया हुआ है, बी दिया हुआ है। तो बी और पी के बीच में रिलेशन ढूंढना है। तो बी और पी के बीच में जो रिलेशन होता है, tan थीटा बराबर p/b होता है, या cot थीटा बाई b/p होता है। तो कभी भी आप tan से ही सवाल बना लोगे। जो है तो रिलेशन दोनों का। और tan थीटा बराबर क्या हो गया? p/b। तो थीटा के सामने p होता है, तो p को p ही रहने दीजिए। या अगर आप मीनार की ऊंचाई x मानते हैं तो इसको x लिख लीजिए, कोई इशू नहीं है। इसको x लिख लीजिए। ठीक। इसको x लिख लीजिए। और बी जो है वो कितना है? 15 है। और थीटा का वैल्यू कितना है भाई? 60 डिग्री। टेन 60। टेन 60 का वैल्यू होता है √3।
यहाँ पे x/15, 15 गुना हो गया इधर आ जाएगा तो मीनार की ऊंचाई निकल गया। बहुत आसान। 15√3, 3 नंबर। इस तरह का सवाल आपको मिलेगा। वैसे ही सब में ऐसे ही आता है। एक छाया वाला क्वेश्चन आता है 1:3 अनुपात का, ये बहुत फेवरेट है, बिहार बोर्ड का सवाल हर साल देखने को मिलता है। इस साल के लिए तैयार रहना तो ये छाया वाला क्वेश्चन आएगा। हम्म। इसके बाद हम लोग थोड़ा सा विड्थ के बारे में पढ़ लेते हैं, विड्थ क्या होता है, कैसे होता है। विड्थ से रिलेटेड क्षेत्रफल जो होता है वो देख लेंगे, तो चतुर्थांश क्या होता है, विड्थ का क्षेत्रफल। हम्म, यहाँ देखो। हाँ, ये गोल सा संरचना जो होता है वो विड्थ होता है, एकदम राउंड। इसके ठीक बीच में जो होता है वो केंद्र होता है। और ये जो बाहर का घेरा है ये परिधि कहलाता है। ध्यान से सुन लोगे बस। परिधि, ये सब पढ़े हुए हैं, बस हम याद दिला रहे हैं, इसको केंद्र बोलते हैं। केंद्र से परिधि के किसी भी बिंदु के बीच की दूरी को त्रिज्या बोलते हैं। इसी त्रिज्या को रेडियस बोला जाता है। अब परिधि के किसी दो बिंदु को जब मिलाया जाता है, परिधि के कोई दो बिंदु को मिलाया जाता है तो वो जीवा कहलाता है। वो क्या कहलाता है? जीवा। तो मान लो कि एक ऐसा बिंदु यहाँ पे ले लेते हैं ए, बीच में ओ है और ये लास्ट में बी है। ये जब ले लिए तो इस लाइन को हम जब मिलाएंगे, ए से बी को मिला रहे हैं और साथ साथ में कहाँ जा रहा है वो? केंद्र से होते हुए जा रहा है। तो जब कोई लाइन केंद्र से होकर के जाता है, जब कोई जीवा केंद्र से होकर पास होता है तो वो व्यास कहलाता है। वो क्या कहलाता है? व्यास, डायमीटर। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला क्या है? जो त्रिज्या आर होता है वो व्यास का आधा होता है। व्यास का क्या होता है? आधा होता है। और जो व्यास है वो त्रिज्या का क्या होता है? ठीक डबल होता है। तो ये दो फॉर्मूला, त्रिज्या और व्यास का। ठीक है। तो यहाँ से ऐसे आप समझ सकते हो कि जो हम लोग पढ़ रहे थे कि हम लोग को वृत्त में और क्या क्या चीज जानना जरूरी है। तो पहले तो आप व्यास क्या हो गया ये समझ गए, त्रिज्या क्या हो गई, ये परिधि क्या हो गया, केंद्र क्या हो गया, ये 4-5 पॉइंट आप जान लें। फिर वृत्त से रिलेटेड और देखिए यहाँ पे ये सब पॉइंट है, वन लाइनर है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को व्यास कहते हैं। दो रेखा वृत्त में केवल एक बिंदु को स्पर्श करते हैं। हाँ, स्पर्श रेखा क्या होता है? कोई एक लाइन है वृत्त की परिधि को छू करके क्रॉस कर जाए, तो ये छू करके बस क्रॉस कर, तो ये स्पर्श कहा जाता है, ये स्पर्श रेखा कहा जाता है। ये लाइन जो हुआ वृत्त को छू करके पास हो रहा है, तो ये जो लाइन होगा वो स्पर्श कहलाएगा, उसे स्पर्श। वृत्त के केवल एक बिंदु को स्पर्श करे उसे स्पर्श रेखा कहते हैं। किसी वृत्त को अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, किसी वृत्त की अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकती है, लेकिन वृत्त के एक बिंदु पर केवल एक ही स्पर्श रेखा होता है। क्वेश्चन पॉइंट नंबर 7, ये सवाल कई बार आया हुआ है। स्पर्श रेखा और वृत्त में उभयनिष्ठ बिंदुओं को स्पर्श बिंदु कहते हैं। जहां पे ये टच करेगा, जहां पे इसको टच करेगा, ये मान लो ये लाइन है, इसको यहाँ टच किया, ये, तो ये हो गया आपका स्पर्श बिंदु। और ये जो रेखा हो गया वो स्पर्श रेखा हो गया। ये बिंदु रहा और ये जो लाइन है वो स्पर्श लाइन, टेंजेंट बोलते हैं। स्पर्श रेखा पर त्रिज्या लंब होता है। हाँ, इस पे थ्योरी भी है जो एग्जाम में आता है लॉन्ग क्वेश्चन में। कोई एक आपके पास विड्थ है, राउंड नहीं बन पा रहा है इस पे, सॉरी, कोशिश करते हैं थोड़ा सा राउंड बन जाए। ठीक है। ये विड्थ है, यहाँ से अगर किसी बिंदु से स्पर्श रेखा खींच दिए हैं और ये त्रिज्या है, तो इन दोनों के बीच में 90 डिग्री होता है। ये प्रूफ भी हम लोग किए हैं क्लास में, साल भर पढ़े हो बाबू ये सब, बस थोड़ा थोड़ा याद दिला रहे हैं। तो ये 90 डिग्री होता है, वही लाइन है। स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच का कोण 90 डिग्री होता है। किसी बाह्य बिंदु से त्रिभुज पे कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? तो ये बाह्य बिंदु है, ये मान लो ये बिंदु है पी, और ये ओ है, ये ए है। यहाँ से एक और केवल एक और स्पर्श, केवल और केवल एक स्पर्श रेखा और खींची जा सकती है। मतलब एक बाहरी बिंदु से एक ये वाला और एक ये वाला, यहाँ ले लेते हैं ये बी। तो ए पी बराबर पी बी, ये भी याद रखो। दोनों स्पर्श है, दो स्पर्श रेखा खींच सकते हैं और दोनों बराबर ही होता है, उसकी लंबाई बराबर होती है। ठीक है, अब आइए वृत्त के दो बिंदु को प्रतिच्छेद करने वाली रेखा का, अब क्या ही बोले आपको, ये समझो छेदक क्या होता है तो बहुत कुछ, लेकिन चलो लास्ट टाइम देख लो। टच करके जो जाएगा वो स्पर्श रेखा,
आर पर कर जाएगा, दो बिंदुओं पे काट रहा है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, अगर काट देगा तो वो हो गया आपका केंद्र रेखा। व्यास के सिरों सिरों के बीच की गई स्पर्श रेखा समांतर होती है। हम व्यास का सिरा अगर एक त्रिभुज आप बनाते हो ऐसा, और इसका व्यास मान लो ये हो गया, तो इस पॉइंट से अगर कोई जाता है लाइन, और इस पॉइंट से अगर कोई जाता है, तो ये व्यास का दो सिरा हुआ। ये व्यास के दो सिरे पे अगर स्पर्श रेखा खींचोगे तो वो एक दूसरे के क्या होगा, पैरेलल होगा, समांतर होगा। ये रहा 14 नंबर। 15 नंबर पॉइंट देखो, दो प्रतिच्छेदी वृत्तों का घनिष्ठ स्पर्श रेखा की संख्या दो होती है, दो प्रतिच्छेद करेगा। एक ही वृत्त खंड पे बने कोण समान होते हैं, एक ही वृत्त खंड पे जितना कोण बना, वृत्त की परिधि बना कोण का केंद्र आधा होता है। वृत्त के परिधि पर बना कोण केंद्र पर बने कोण के आधा होता है। वृत्त के परिधि पे बना कोण केंद्र पर बने कोण के यहाँ से और इसके बीच का डिवीजन बता रहा है। ये चक्रीय चतुर्भुज का कोण 180 डिग्री, दो जीवा समदूरस्थ होती हैं। अर्धवृत्त का बना हुआ कोण, अब आप अर्धवृत्त का आधा कर दोगे तो अर्धवृत्त हो जाएगा। ये पॉइंट को देख लीजिएगा, यहाँ से पॉइंट ऑब्जेक्टिव में देखने के लिए मिलता है। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला से बहुत सारा सवाल आता है। फॉर्मूला क्या इंपॉर्टेंट है आपको बता चुके हैं हम पहले, ये चीज आप पहले डिस्कस कर चुके हैं ऊपर। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, वृत्त की परिधि 2 पाई आर स्क्वायर। वृत्त की चाप, चाप क्या होता है वो समझे। ये वृत्त है, यहाँ से एक पॉइंट और एक पॉइंट ये आ गया, तो ये दो त्रिज्या हो गया, ये केंद्र हो गया। ये जो लंबाई होता है यहाँ से यहाँ तक, इसको बोलते हैं आर्क। इसको क्या बोला जाता है, आर्क, और इसी को बोला जाता है चाप। तो ये आर्क, ये धनुष की तरह मुड़ा होता है, ये आर्क, ये आर्क कहलाता है, चाप कहलाता है। इसकी लंबाई निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है, थीटा बटा 360, और जो परिधि वाला फॉर्मूला होता है वो लगा देते हैं। अब ये जो त्रिज्या काटा, तो इसको लघु त्रिज्या खंड कहते हैं, इसको बोलते हैं लघु त्रिज्या खंड। और ये हो जाता है आपका दीर्घ त्रिज्या खंड। ये जो नीचे है ये आपका दीर्घ त्रिज्या खंड, नीचे जो है वो दीर्घ त्रिज्या खंड है। तो लघु त्रिज्या खंड का फॉर्मूला होता है थीटा बटा 360 गुने पाई आर स्क्वायर, और दीर्घ त्रिज्या खंड का भी फॉर्मूला यही है, मतलब त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है सेम होता है। थीटा का वैल्यू मान लो यहाँ पे 60 है, पूरा 360 बना रहा है, तो ये 300 हो जाएगा, तो ये यहाँ पे 60 बटा 360 कर देंगे। अगर मान लो यहाँ से एक स्पेशल केस लिया जाता है, अगर मान लो कि एक चलिए, हम्म थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बना के रखोगे लो बाबू, तुम्हारा पढ़ा हुआ चीज ही पढ़ा रहा है, कुछ इंटरेस्टिंग नहीं हो रहा है वैसे स्टूडेंट के लिए तो ये क्लास होगा भी। हाँ, जो पढ़े हुए कहीं भी पढ़े हुए पढ़ोगे तो रिवाइज हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। तो वेट से रिलेटेड एक त्रिज्या खंड की बात हो गई। अगर मान लेते हैं कि स्पेशल केस ऐसा हो जाता है कि मान लो कि एक वृत्त है, और ये हो गया आपका एक दो तीन चार, चार त्रिज्या खंड है, लेकिन सबके बीच में कितने डिग्री का कोण है, 90 डिग्री का, तो इसी को बोलते हैं, ये वृत्त का इसमें नहीं दिया है क्या, हाँ, चतुर्थांश, यहाँ देखो जिसको घेर रहा है, चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है। थीटा बटा 360 करोगे, थीटा बटा क्या करोगे, 360, और गुने पाई आर स्क्वायर। तुमको मालूम है थीटा का वैल्यू कितना है, 90, तो यहाँ 90 रखोगे, नौ चौका 36, तो सीधा आपके पास फॉर्मूला आता है 1/4 पाई आर स्क्वायर। देखिए रहते हैं, चतुर्थांश का परिमाण ये हो गया आर, पाई/2 इंटू आर, ये देख लीजिएगा। अंतःवर्ग का क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर होता है। पहिए का दूरी है, ये देख लो, ये एक सवाल इसमें कई बार तुम लोग पूछे हो। पहिए का, पहिए द्वारा तय की गई दूरी परिधि निकाल करके जितना चक्कर काट रहा है वो चक्का, उससे बना लोगे। इस पे एक दो सवाल तुम लोग को दिखाई देंगे हम अभी। ये देखो यहाँ पे दो चक्कर है और ये व्यास दिया हुआ है, तो पहिए द्वारा तय की गई दूरी निकालना है, दो चक्कर। चक्कर कितना है भाई, दो है। व्यास दिए हुआ है, व्यास दिए हुआ है कितना आपका, 42 सेंटीमीटर। दोबारा फॉर्मूले पे आओ। फॉर्मूला क्या कहता है, परिधि। तो परिधि निकालने के लिए आपको अ, तय की गई दूरी, चक्के द्वारा तय की गई दूरी को अगर निकालना है तो सबसे पहले आपको तय की गई दूरी निकालना है अगर, तो सबसे पहले आपको व्यास परिधि निकालना होगा। चक्के का क्या निकालना होगा, परिधि। ये आपका डी है, तो यहाँ पे आर इसका आधा हो जाएगा, तो 42 का आधा क्या हो गया, 21, आर बराबर क्या है, 21, और मल्टीप्लाई है आपका चक्कर, तय की गई दूरी। परिधि लेके आते हैं 2
पाई आर इंटू चक्कर कितना है 2। आप देखो 2 गुने 22/7, आर का वैल्यू 21 है और गुने में फिर क्या रखोगे 2, 7 से गुना करोगे कितने बार में जाएगा 3 बार में। तो अब देख लो तुमको मिल जाएगा 22 दूना 44 और गुने 3 दूना 6, 6 चौका 24 और 6 चौका 24 दो 264 के आसपास दिखना चाहिए। हाँ ये रहा 56 का आंसर नंबर ए। तो ये फॉर्मूला अक्सर कंफ्यूजन होता है क्लास में, तुम लोग इतना पूछ रहे थे कि सर चक्कर वाला सवाल नहीं, इसका बेस आज देखो, आज ये फॉर्मूला आपका एकदम अच्छे से क्लियर हो गया ये वाला। अब उसके बाद वन लाइनर और है, वृत्त की परिधि और व्यास का अनुपात को पाई कहते हैं। वृत्त की परिधि और व्यास के अनुपात को, ये परिधि बाहर बाहर है, इसके अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं पाई कहते हैं। पाई का मान 22/7 मानते हो, ये सब अच्छा क्या वाला बात, ये सब जानते हैं। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या n गुनी बढ़ा दिया जाए तो परिधि भी n गुनी हो जाएगा, लेकिन अगर इसकी त्रिज्या n गुनी बढ़ाई जा रही है तो उसका क्षेत्रफल n स्क्वायर हो जाएगा। मान लो क्या है कि आपसे कि एक वृत्त है जिसकी परिधि 2 है, इसको दोगुना कर दिया गया, तो 2 है तो अभी अच्छे से समझ लीजिए, नया चीज है, शायद क्लास में डिस्कस नहीं हुआ है। शायद क्या, हाँ नहीं हुआ है कंफर्म, ये चीज डिस्कस नहीं हुई है, इसलिए आपके लिए इम्पोर्टेंट यही तो होता है, ये सब क्लास का फायदा। ये मेहनत डबल हो गया, हमको रात से रिकॉर्ड कर चुके थे, टोटल दोबारा कर रहे हैं। चलो मान लो कि एक ये रहा त्रिज्या दिया हुआ है वृत्त का, मान लेते हैं कि 3 सेंटीमीटर। क्या है कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा, इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो पाई, ये आर है 3 है, इसका स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा 3 तरीके एन स्क्वायर हो जाता है। क्षेत्रफल क्या हो जाता है एन स्क्वायर, मतलब एन का स्क्वायर हो गया, यहाँ पे ये एन था तो ये एन का स्क्वायर क्या हो गया 9 9 पाई। अगर एन एन वृत्त की त्रिज्या एन है तो परिधि एन गुनी हो जाएगी, एन गुनी बढ़ाया जाए, इसका भी वही है। वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल को बराबर तभी होता है जब त्रिज्या का वैल्यू 2 हो। वृत्त की परिधि और ये फेमस क्वेश्चन एनसीईआरटी का 10.1 में ये सवाल देखने को मिल जाएगा। वृत्त की परिधि और त्रिज्या का अनुपात 2:1 होता है। कैसे होता है, वृत्त की परिधि ऊपर लिखो 2 पाई आर और नीचे लिखो 6 पाई आर स्क्वायर। एक आर से एक आर कैंसिल आउट हो गया, पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, तो 2 रेशियो क्या बचा, इसलिए इसकी टू टू रेशियो आर करते हैं। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, ये ऊपर भी पढ़ चुके हो। वृत्त के केंद्र पर 360 डिग्री, घड़ी की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाता है। उसके बाद घड़ी की सुई 1 घंटे में 360 डिग्री का कोण बनाता है। जीवा और संगत चाप से घिरा क्षेत्रफल वृत्त खंड कहलाता है। अब वृत्त खंड त्रिज्या खंड देखते हैं, एक जीवा है, यहाँ पे एक वृत्त का भाग हुआ, एक ये वृत्त का, तो इसी को हम लोग वृत्त खंड कहते हैं। ये लघु वृत्त खंड हो गया, ये दीर्घ वृत्त। त्रिज्या से जो कटेगा वो त्रिज्या खंड कहलाता है और जीवा से जो कटता है वो वृत्त खंड कहलाता है। ये बहुत डिटेल में आपको क्लास में बताएं। दो त्रिज्या और संगत चाप से घिरा हुआ क्षेत्रफल क्या कहलाता है त्रिज्या खंड। अब इसके बाद आपका आ गया वही घन। घन का तो स्ट्रक्चर आप जानते हो, ऐसा होता है जैसे क्षेत्रफल से रिलेटेड सवाल हो। घन में कितना है, ये घन में कितना विकर्ण होता है 4 होता है, पृष्ठ कितना होता है 6 होता है, शीर्ष कितना होता है 8 होता है, किनारा कितना होता है 12 होता है। ये बस एक एक बार देख लो। घन का क्षेत्रफल ए स्क्वायर, घन का आधार, आधार पृष्ठ क्षेत्रफल, पृष्ठ घन के एक पृष्ठ का क्षेत्रफल ए स्क्वायर है, आधार का क्षेत्रफल ए स्क्वायर होता है, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 6 ए स्क्वायर। और कभी कभी ऐसा सवाल पूछ रहे हैं, एक घन है जिसका ऊपर का ढक्कन नहीं है, तब उसका क्षेत्रफल क्या होगा। अब मान लो कि ऊपर का ये ढक्कन नहीं है, ये वाला ढक्कन नहीं है, तो इसको हटा देंगे तो कितना सतह बच गया, 5 सतह बच गया, तो पाई बे स्क्वायर हो जाता है। मान लो ऐसे बोल देगा कि एक घन है जिसमें दो साइड का किनारा, साइड का दीवार नहीं, तो दो दीवार माइनस कर लीजिएगा, उसके बाद उसका क्षेत्रफल पूछेगा तो 4 ए स्क्वायर होता है। तो इस तरह से अब घन का, घन घनाभ में आपको क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है याद रखना वो समझो। तो वो आप ये देखो, पीछे क्षेत्रफल 4 ए स्क्वायर होता है, घन का विकर्ण यहाँ से सवाल बनता है। और घनाभ का विकर्ण भी दिए होगा, एल स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर रूट अंडर के अंदर होता है एल स्क्वायर बी, ठीक है ये रहा नीचे एल स्क्वायर बी स्क्वायर और एच स्क्वायर। घनाभ का 2 × LB BH प्लस HL, ये सब तो रट गए वो लोग। LBH होता है और उसके बाद हम आते हैं बेलन। बेलन सिलेंडर को बोलते हैं, इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, पाइप का स्ट्रक्चर हो गया, तुम्हारे घर में गोल अगर पिलर है तो वो एक बेलनकार है। तो इसमें क्या होता है कि ये हाइट होती है और यहाँ ऊपर एक विड्थ होता है, तो इसमें कहीं ना कहीं एक त्रिज्या, तो एक हाइट हो गया दूसरा क्या हो गया त्रिज्या हो गया। थोड़ा बड़ा करें तो समझ में आएगा। यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो दूरी हो गई वो त्रिज्या हो गई, ये वाली ये, ठीक है। अब
तुम ये क्यों समझो, बेलन का जो क्षेत्रफल होता है बेलन के आधार का, तो बेलन का आधार एक क्या है, विड्थ है। बेलन का आधार क्या है, विड्थ है, तो विड्थ का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर एच है और संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर आर प्लस एच। बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। और खोखले बेलन का आयतन देख लीजिए, खोखले बेलन का आयतन इसलिए करते हैं, बाहरी दो बेलन है ऐसा। देखो, ज्यादा कुछ नहीं है अब डिस्कस में, अब तुरंत वीडियो खत्म भी कर रहे हैं। थोड़ा सा पीवाई क्यू अब एक एक नजर जा करके किताब में दिया हुआ है, ये डिस्कस करते रहे, उसके बाद एक एक नजर जाके देख लीजिएगा लोग। फॉर्मूला के साथ गो थ्रू हो जाता है आदमी, एक बार फॉर्मूला पढ़ लेता है तो याद हो जाता है, इसलिए देख रहे हैं। शंकु का आधार पाई आर स्क्वायर, शंकु का वक्र क्षेत्रफल पाई आर, शंकु का स्ट्रक्चर ये क्या होता है इसमें, एक चीज याद रखोगे तुम। शंकु में क्या होता है कि एक त्रिज्या तो होता ही होता है, ये हाइट होता है, ये एल होता है, इसको तिरछी ऊंचाई कहते हैं, तिर्यक ऊंचाई, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तिर्यक ऊंचाई। इसमें आपको मेंशन किया है कि नहीं किया है, ये किया हुआ है, ये इसको बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई। तो जो आप लोगों को कल नोट्स दिए हैं वो आप बस सामने रख के पढ़ते चले जाओ, पेंसिल से लिखते चले जाओ, पेंसिल कलम जिससे यूज करोगे पाई आर एल होता है। ये तो याद किया, इसमें बहुत सारा क्वेश्चन। गोले का बस एक संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर, और गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर की। अर्ध गोले का आयतन पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर, 3 पाई, 3 पाई आर स्क्वायर होता है, और आयतन 2/3 पाई आर स्क्वायर। एक लाइन में तुम लोग को आयतन लिखवाए थे, एक लाइन में क्षेत्रफल लिखवाए थे, एक संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, एक वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, सब दिखाया गया। कॉपी निकाल के देखो, रिवीजन ज्यादा जरूरी है। और खुद का लिखा हुआ अगर तुम रिवाइज कर रहे हो ना, तो वो तुम्हारे मेमोरी में रहेगा, वो एक बार पढ़ चुके हो, तो कॉपी एक बार देख लेना मैथ्स का। चलिए, तो एक टॉपिक जो क्लास में डिस्कस नहीं हुआ है, हम लास्ट में डिस्कस, तुम लोग भी बने, चलो कोई ना। शंकु का छेदक क्या होता है, शंकु है, छेदक को समझ लेते हैं, ये शंकु है, इसको अच्छे से समझ लेते हैं चूंकि नहीं पढ़े। तो ये शंकु है, शंकु को क्या किया गया, बीच से काट दिया गया, शंकु को बीच से काट दिया गया। तुम देखोगे, तुम देखोगे कि ये बीच से कटने पे ये वाला पॉइंट हट गया। अब कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर हो गया, जैसे तुम्हारे घर में बाल्टी है, बाल्टी ऐसा ही होता है ना, सही होता है बाल्टी। तो बाल्टी जो है वो शंकु का छेदक है, मतलब इसी चीज को हम, ये अगर बाल्टी को आगे बढ़ाएं ऐसे डॉटेड लाइन से, तो क्या ये शंकु नहीं बन जाएगा। इतने पार्ट को हटा दिया जाता है, इतने पार्ट को हटा दिया जाता है, जो बना वो शंकु है। अब इसमें तुम देखो, एक तो आपका हाइट रहेगा, इधर तिरछी ऊंचाई, इधर भी तिरछी ऊंचाई, यहाँ पे एक त्रिज्या आएगा R1, और ये आ जाएगा नीचे R2। तो इसमें तुम समझ लो आपके पास L, एक है L तिरछी ऊंचाई, एक है हाइट, लेकिन त्रिज्या कितनी हो गई, 2। तो फिर यहाँ से आप L बराबर, जैसे उसमें तिरछी ऊंचाई के लिए आप एल स्क्वायर एच स्क्वायर को जोड़ा आर स्क्वायर करते थे, तो यहाँ पे आता है R R2। अच्छा, इसमें जैसे फॉर्म इसमें, इसको स्मॉल आर माना है, इसको क्या कैपिटल आर माना, आर माइनस ये बड़ा वाला त्रिज्या और छोटा वाला त्रिज्या स्क्वायर करना है, फिर किसका करना है, एच का स्क्वायर करना है। सेम वही फॉर्मूला होता है जो एल बराबर आप पढ़े थे ना, एच स्क्वायर जोड़ आर स्क्वायर, या इसी को तुम लिख सकते हो ना, आर स्क्वायर जोड़ एच स्क्वायर। तो ये जो आर है उसको कैसे लिखना है वो देख लो। दूसरी बात, वर्कपीस क्षेत्रफल पाई आर एल होता है, पाई आर एल होता है शंकु का, शंकु के चिन्ह का होता है पाई, आर प्लस एल, आर प्लस आर। क्यों वो दो आर हो रहा है, क्योंकि ये स्ट्रक्चर में देखोगे, इस स्ट्रक्चर में भी बता देते हैं, यहाँ पे एक त्रिज्या होगा आर, और ये एक त्रिज्या क्या होगा, स्मॉल है, ये एच है और ये एल है, तो ये हो गया। वैसे ही आप संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल फॉर्मूला याद करके जाओगे, इससे तुमको सवाल ज्यादा देखने को लिए नहीं मिलता है। सांख्यिकी, तो जितना डिटेल ये चैप्टर अच्छे से पढ़े हो लोग ना, सांख्यिकी से कोई क्वेश्चन बाबू नहीं छूटना चाहिए आप लोगों को। सांख्यिकी देख लो, माध्य, माध्यिका, मौलिक, ये
बहुत मुश्किल लगता है चैप्टर लोगों को, लेकिन जो जो मुश्किल चैप्टर लगता है हम लोग उसको बहुत ध्यान से, बहुत अच्छे से, बहुत देर देर तक पढ़े। तो अब माद मादिका बहुलक जो ये सर, तो भाई एक चैप्टर और बचा हुआ है, इसको और बता देंगे, चलिए वीडियो एंड करें। हम इसलिए एक बार गो थ्रू हो रहे हैं कि तुम लोग भी देख लो कि पूरा का पूरा चैप्टर क्या है। माद मादिका बहुलक, माद निकालना क्या होता है, जैसे एक पॉइंट दे देता है 1 2 3, इसका माद पूछ ले क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या, 6/3 कट करके कितना आ गया, 2, तो 2 इसका माद आ जाएगा। माध्यिका में किसी नंबर का निकालते हैं तो उसको आरोही या अवरोही क्रम में सजाते हैं। फिर सम संख्या रहता है तो उसके लिए फॉर्मूला दिया, ये होना चाहिए या नहीं दिया। कॉपी निकालो, कॉपी में जो डिटेल्स दिया हुआ है वहां से कर लेना। माध्यिका बहुलक के बारे में, या इस माध्यिका बहुलक से हमको नहीं लगता है कि आपको कुछ बताने का जरूरत है। माध्यिका और बहुलक से अगर कोई सवाल आपको है, कोई डाउट है, आप मैसेज कर लेना हमको, कभी भी हम रिप्लाई कर देंगे, आंसर बता देंगे, और ये व्हाट्सएप कर लेना, ठीक है। और आ, ये राइट सर, मधमाली का बहुलक में ये सब पॉइंट जो यहाँ पे जो दिया हुआ है ना, फॉर्मूला तो आप लोग, बड़ा बड़ा फॉर्मूला है यहाँ पे, लॉन्ग क्वेश्चन में ज्यादा आएगा, शॉर्ट क्वेश्चन में वही छोटा वाला फॉर्मूला आता है। ये जो पॉइंट है, माध्य निकालने की 3 विधियां हैं। एक होता है प्रत्यक्ष विधि, कल्पित माध्य विधि, पग विचलन विधि, 3 विधि हो गया। केंद्रीय प्रवृत्ति का सबसे उपयुक्त माप माध्य होता है। वर्ग मध्य बिंदु के वर्ग चिन्ह को कहते हैं। वर्ग उच्च सीमा और निम्न सीमा के माप को कहते हैं। ऑब्जेक्टिव में सवाल बनाओगे लोग, यहाँ से कुछ नहीं बन रहा है तब पूछ लेना, जैसे आकर के, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 है, एक्स का मान निकालना है, माध्य साथ दिए हुआ है 19 और 25 का, तो यहाँ से कोई 2025 और 24 का सवाल ही देखोगे अब बस, और उसमें से कोई डाउट है तो वो हमको मैसेज कर देना, हम तुमको बता देंगे। प्रायिकता क्या होता है, संभावना। प्रायिकता संभावना से रिलेटेड है। एक सिक्का को फेंका जाता है तो या तो हेड आता है या टेल आता है, तो क्या संभावना है कि वो हेड आएगा, क्या संभावना है कि टेल आएगा, ये चीज देखा है। तो हेड और टेल की जो बात है, एक सिक्का को उछाला गया, एक लूडो के डायस को, छक्के को फेंका गया, तो ये यही संभावना है ना कि इतना ही आएगा, या तो एक आएगा या दो आएगा या तीन आएगा, चार आएगा, पांच आएगा, या छह आएगा, यही आएगा। तो अगर कोई आपसे पूछे कि दो आने की प्रायिकता क्या है, तो दो आने की प्रायिकता क्या है, अगर दो आने की प्रायिकता क्या है, टोटल छह में से एक बार दो आएगा तो 1/2, 1/6 हो जाता है। दो आने की प्रायिकता 1/6। सम संख्या आने की प्रायिकता क्या है, तो 2 4 और 6, कितना, 3 बार सम संख्या आएगा, 6 बार फेंक, 6 चीजों में से 3 बार आएगा। वैसे ही इसका एक एग्जांपल ऐसे दिया जाता है कि एक बॉक्स है जिसमें क्या किया गया कि 3 ब्लैक बॉल डाला गया, तीन 2 रेड बॉल डाल दिया गया, और फिर उसके बाद क्या गया कि 4 ब्लू या किसी और कलर का रंग डाल दिया गया। अब पूछेगा कि इसमें से कि ब्लू आने की प्रायिकता क्या है, ब्लू आने की प्रायिकता पूछ देगा आपसे। तो टोटल कितना है, 4, 4 ब्लू है, और टोटल नंबर कितना है, 4 2 6, 6 3 9, 4/। अगर निकालना शुरू करोगे तो 4 बार ऐसा चांस है कि आपको क्या मिलेगा, ब्लू मिलेगा। ब्लैक आने की प्रायिकता है तो 3/9, अब ये हो जाएगा 1/आपका 3, 2/9, ये आने का, ये सब प्रायिकता हुआ सवाल। अब आप लोग यहाँ से 2 3 टॉपिक, इसमें से कोई सवाल, मतलब अब ऐसा है कि अब कितना टाइम हो ही गया होगा, डाउट जो भी है ना बाबू, वो एक बार हम लोग पूरा का पूरा सिलेबस हम लोग थ्रू आउट देख गए, फॉर्मूला सब देख गए, तुम्हारे हाथ में नोट्स है, उसके तुम ऑब्जेक्टिव पॉइंट्स को पढ़ लिए, तो यहाँ से तुम्हारा आराम से 30 से 35 नंबर का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का क्लियर हो जाएगा। तुम अगर थोड़ा सिंसियर रह गया तो 50 का 50 बन जाएगा, बस इतने ही से बस गो थ्रू, हम रिवीजन ही करा रहे हैं आपको, आज कुछ नया नहीं पढ़ा रहे हैं, ठीक है। और डाउट जो अगर आपको इक्का दुक्का कोई कहीं से भी कोई सिंपल सा डाउट है तो बेझिझक पूछ लो सब। हम्म, बेझिझक पूछ लोगे, आसानी से हम डिस्कस कर लेंगे उसको। और हाँ, ये वीडियो अभी अपलोड कर देते हैं। अपलोड होने के बाद से तुम एक काम करोगे कि अभी इस वीडियो को देख लेना, फिर इसको देख, वीडियो को देखने के बाद और फिर आप कितना 2 3 1 2 घंटे में तो इसको तुम देख लोगे, उसके बाद फिर ऐसा होगा कि आप उर्दू पढ़ोगे, और हिंदी वाले लोग, जिनका हिंदी है, हिंदी वाले लोग हमको खास करके मैसेज करोगे, कुछ बात करनी है आप लोगों को। हिंदी वाले लोग आप लोग देख लो ये वीडियो, और हम ये लास्ट में इसलिए बोल रहे हैं कि जो वीडियो लास्ट तक देखेगा वही समझ पाएगा ये सब बात को। हिंदी वाले लोग थोड़ा एक बार हमको मैसेज कर दीजिएगा लोग कि हिंदी में क्या पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं, डिस्कस करना है कुछ आपसे। और उर्दू वाले लोग आप बस पी वाई क्यू को ही देखना है,
कोई बहुत कुछ नहीं, पीवाईक्यू के क्वेश्चन, पीवाईक्यू का क्वेश्चन, ये अभी भी अगर तुम आज अगर 1 बजे से भी 1 डेढ़ बजे से भी पढ़ना शुरू करता है तुम उर्दू को, तो तुम्हारे पास रात तक 6 घंटा है। 6 घंटे में दो दो तीन तीन बार आप पीवाईक्यू थ्रू आउट पढ़ जाओगे। ठीक है, तो हमको लगता है कि अब यहीं तक रहने दें, जो डाउट होगा वो आप लोग से डिस्कस कर लेना। और सब्जेक्टिव मैथ्स का सब्जेक्टिव है, कल कल आपके एग्जाम के बाद कोशिश करते हैं कि एक सब्जेक्टिव पे भी एक वीडियो लेकर के चलाया जाए, जिससे आपको कुछ तैयारी हो जाएगी। ठीक है, थैंक यू।